शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। मौसम खराब था। धूल भरी आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत तेज नहीं, रुक रुक कर हल्की हल्की। शनिवार का दिन था और तारीख थी 26 अगस्त 1978। लगभग 16 साल के पवन के लिए मेरठ में वो दिन भी आम दिन की तरह ही बीता होगा, लेकिन दिल्ली के लिए वो एक काला दिन था, जिसके तार पवन के परिवार से भी जुड़ने वाले थे। शाम के 6 बजे थे। 2 बच्चे धौला कुआं के ऑफिसर एनक्लेव से निकले। उन्हें लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके ऑल इंडिया रेडियो के लिए संसद मार्ग जाना था। ये दोनों नेवल ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा के बच्चे थे। बड़ी बेटी 16.5 साल की गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज के सेकेंड ईयर में कॉमर्स की स्टूडेंट थी। छोटा था भाई 14 साल का, नाम था संजय। वो अपने पिता की तरह नेवी में जाना चाहता था। फिलहाल मॉडर्न स्कूल में 10th में था। बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था। दोनों भाई बहन घर से निकले। प्लान ये था कि 7 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पहुंचना है, वेस्टर्न गानों की फरमाइशी प्रोग्राम इन द ग्रूव में हिस्सा लेना है और 9 बजे पापा उन्हें पिक करने आएंगे। उधर परिवार के लोग उत्साहित रेडियो के पास बैठे थे। 8 बजे प्रोग्राम प्रसारित होना था, लेकिन परिवार वालों को अपने बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दी। कोई और ही बात कर रहा था। स्टेशन चेंज करके भी देखा, कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, पिता तय समय पर 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे, लेकिन बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पता चला बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। पिता मदन मोहन को चिंता होने लगी। वो वापस घर गए। पत्नी रोमा ने बताया कि बच्चे वापस नहीं आए हैं। अब परिवार बेचैन हो उठा। बच्चों की तलाश में पिता कैप्टन चोपड़ा हाथ पैर मार रहे थे। कुछ साथी नेवी ऑफिसर्स को लेकर धौला कुआं थाने में बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस के साथ मिलकर हर तरफ तलाश शुरू की। जहां जहां दोनों बच्चे हो सकते थे, हर जगह लोग गए। दोस्तों के घर, अस्पतालों और रेस्टोरेंट में भी ढूंढा गया। इस वक्त तक दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर किडनैपिंग की शिकायतें आ चुकी थी। दोनों मामलों में 2 बच्चों की किडनैपिंग की बात आई और गाड़ी भी एक ही थी, फिएट, और दोनों शिकायतों में गाड़ी का नंबर भी एक ही था, HRK 8930। सबके हाथ पैर फूल गए। अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियां, लगभग 150 पुलिस वाले और बहुत से नेवी अफसरों ने दिल्ली के चप्पे चप्पे में खोज शुरू कर दी थी। लगातार हो रही बारिश इस तलाश को मुश्किल कर रही थी। रात बीती, 2 दिन और बीते। 29 अगस्त को एक चरवाहे को रिज में घूमते हुए एक लड़की की लाश दिखी। सड़क से सिर्फ 5 मीटर दूर यह गीता की लाश थी। तलाश में वहां से 50 मीटर दूर गीता के भाई संजय की भी लाश मिली है। यह जगह उनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थी। दोनों की लाशें सड़ने गलने लगी थी। ढेर सारे जख्म के निशान थे। बड़ी ही बेरहमी से दोनों बच्चों का कत्ल हुआ था। मामले में बड़े ही नाटकीय ढंग से 2 अपराधी पकड़े गए। बिल्ला मतलब जसबीर सिंह और रंगा खुस, जिसका असली नाम था कुलजीत सिंह। दोनों ने मिलकर मुंबई में पहले भी क्राइम किए थे। मुंबई में रंगा बिल्ला ने एक बच्चे को किडनैप किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। बिल्ला तो इससे पहले थाने जेल से भागने में भी कामयाब रहा था। खैर, दोनों किसी फिल्मी कहानी के क्लाइमैक्स की तरह आखिर में पकड़ में आ ही गए। तारीख थी 8 सितंबर 1978। फिर पुलिस ने अपनी जांच तेज की। अलग अलग पूछताछ हुई, DNA सैंपल जुटाए गए, सबूत जुटाए गए।
इसी दौरान 31 अगस्त को वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी मिल चुकी थी। ये चोरी की गाड़ी थी। गाड़ी में कुत्ते की चेन, कई ब्लेड्स, 2 नंबर प्लेट मिली। फॉरेंसिक जांच में सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे भी बरामद हुए। कार के मैट पर उस मिट्टी के सैंपल मिले जहां दोनों लाशें मिली थी। जल्दी ही सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी। हालांकि इसके बाद भी कानूनी दांव पेंच का सिलसिला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनकी दया की याचिका अस्वीकार कर दी। फांसी की तारीख तय हुई। फांसी से 1 हफ्ता पहले इन्हें जेल नंबर 3 की फांसी कोठरी में ले जाया गया, जहां तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। फांसी की तारीख और करीब आई और बारी आई जल्लादों की। 2 लोगों के लिए 2 जल्लादों को बुलाया गया। फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया और मेरठ से पवन के दादा कालू जल्लाद को बुलाया गया। कालू की तोंद बाहर निकली हुई थी। जल्लाद फकीरा भी कम नहीं था। बताया जाता है कि दोनों जानबूझकर खुद को खूंखार दिखाने की कोशिश करते थे। कालू जल्लाद तो जो है मेरठ से आता था और इसकी शक्ल एकदम वो थी, काली थी, लंबी लंबी मूछें थी इसकी और पेट निकला हुआ था। तो मेरे सामने जितनी भी फांसी हुई है एक्सेप्ट अफजल गुरु, ये कालू और फकीरा ही हैं। फकीरा जो है ये फरीदकोट जेल पंजाब से था। ये भी बिल्कुल काला था, बिल्कुल पतला सा लगता था ये, और काफी हार्डकोर था। मतलब जैसे शराबियों वाली लुक होती है, उसकी शराबियों वाली लुक होती थी। और हम इसको जब भी बुलाना होता था फरीदकोट जेल से बुलाते थे। दोनों जल्लादों ने ड्रिल किया। बिहार के बक्सर जेल से आई रस्सियों का फंदा तैयार हुआ। उधर फांसी की रात भावनाओं के सैलाब समेटी बीती। जल्लाद अनुभवी थे, लेकिन थे तो इंसान ही। मन में उनके कुछ भी सवाल तो उठे ही होंगे, लेकिन असली असर बिल्ला पर दिख रहा था। न खाना खाया, न पूरी रात सो पाया। कहते हैं रंगा ने अपना खाना भी खाया और सामान्य ढंग से सोया भी। बिल्ला पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाता रहा और बड़बड़ाता रहा। अगले दिन सुबह तो हुई, सूरज भी निकला। मुर्गों ने बांग भी दी होगी, चिड़ियों ने भोर के गीत भी गाए होंगे, लेकिन रंगा बिल्ला के लिए यह सब आखिरी बार हुआ। ये उनकी आखिरी सुबह थी। हालांकि ट्विस्ट इन द टेल अभी बाकी था, जिसके बारे में न जेलर ने सोचा था, न बाकी पुलिस वालों ने, और न फकीरा और कालू जल्लाद ने। पवन के दादा कालू जल्लाद ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। रस्सियों की मजबूती जांची जा चुकी थी। फंदे अपनी जगह पर कैदियों की गर्दनों का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ दोनों कैदियों को सुबह 5 बजे उठाया गया, नहाने के लिए बोला गया। दूसरी तरफ दोनों जल्लाद भी जल्दी जागे। वो भी नहा धोकर तैयार हुए। एक तरफ वो जिनकी जान जानी थी, और एक तरफ वो जिनको फांसी लगानी थी। थोड़ा और साफ साफ कहें तो वो जिन्हें जान लेनी थी। रंगा बिल्ला को फांसी के तख्ते पर लाया गया। दोनों जल्लादों ने उनके पैर बांधे, फंदा डाला गया और काले कपड़े की थैलियों से चेहरा ढक दिया गया। दोनों जल्लादों ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था। बस आखिरी इशारे का इंतजार था। तय समय पर जेल के सुप्रिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया। इशारा मिला तो कालू ने फकीरा की मदद से लिवर खींच दिया। सब खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। 2 जिस्म फंदों पर झूल रहे थे। 2 जल्लादों ने अपना काम कर दिया था।
वैसे भारत में मौत की सजा का इतिहास काफी पुराना है। मुगल काल में तो मौत की सजा कई बर्बर तरीकों से दी जाती थी। गुलाम भारत में क्रांतिकारियों को मौत की सजा तो जैसे आम बात थी, लेकिन 1814 में सिर्फ 8, 9 और 11 साल के 3 लड़कों को फांसी दे दी गई थी। हालांकि भारत में मौत की सजा सिर्फ फांसी देकर नहीं दी जाती। भारत में मौत की सजा देने का दूसरा तरीका है गोली मारने का। लेकिन मौत की सजा देने का यह तरीका आम नागरिकों के लिए नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेनाओं में होने वाले कोर्ट मार्शल के बाद ही ऐसी मौत की सजा हो सकती है। यानी द आर्मी एक्ट, द नेवी एक्ट और द एयर फोर्स एक्ट में मौत की सजा देने के लिए गोली मारने का भी प्रावधान है। दो घंटे बाद रंगा बिल्ला की नब्ज टटोली गई। बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नब्ज फांसी के 2 घंटे बाद भी चल रही थी। सब सकपका गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है, और वहां मौजूद सारे लोगों के सामने हो रहा था। 2 घंटे के बाद हमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है। डॉक्टर देखता है कि इनकी लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई। तो जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बिल्ला की तो लाइफ निकल चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। जो रंगा है उसकी में अभी लाइफ थी, क्योंकि वो काफी पतला था और उसमें अगर कोई आदमी जब लटकाया जाता है, अगर वो सांस रोक लेता है, उसकी सांस बीच में रुक जाती है। तो उसने शायद अपनी सांस रोक ली थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि वो अभी उसमें सांस थी जब 2 घंटे बाद देखा। फिर उसकी टांग खींच के जो है उसको जो है वो टांग खींची गई ताकि वो जो है उसकी जो लाइफ है अभी वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो टांग खींच के उसको मारा गया। वहां मौजूद रहे सुनील गुप्ता बताते हैं कि बहुत कुछ अपराधी के वजन पर निर्भर करता है। रंगा लंबा था और उसने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी, इसीलिए जान तुरंत नहीं निकली। फिर जेल के कर्मचारियों को कुएं में उतारा गया और रंगा के पैर पकड़कर उसे खींचा गया, तब उसकी जान निकली। 31 जनवरी 1982 को दी गई इस फांसी से जल्लाद कालू ने भी कुछ न कुछ और सीखा होगा, क्योंकि लगभग 7 सालों बाद जब उसने अपने पोते पवन को पहली बार जल्लाद होने की ट्रेनिंग दी, तो सारे पेंच, सारे तौर तरीके, सारी डिटेल अच्छे से सिखाए थे। हालांकि जब पवन को अकेले अपने दम पर पहली फांसी देने का मौका मिला, वो हाथ से निकल गया, लेकिन वो पवन को पहली बार पब्लिकली जल्लाद की पहचान दे गया। सुनिए ये किस्सा अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे ईयरशॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का 3रा एपिसोड, फंदे पर जिंदा लाश। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने, आवाज है संयम शर्मा की और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयरशॉट। पवन जल्लाद। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। ईयरशॉट, हियर एंड नाउ।